सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं यूकेपीएससी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि हमारा 17th ऑफ दिसंबर को होगा। तो यहाँ पर देखो, एग्जाम पैटर्न जो है वो 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हमारे जीएस के होंगे, जिसमें उत्तराखंड की जीएस होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, कंप्यूटर होगा, जनरल साइंस होगी। इसके अलावा जो बाकी के 50 मार्क्स है, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में हमारी रीजनिंग भी आ जाएंगे और थोड़ी बहुत मैथ्स भी आ जाएगी। अब जो यहाँ पर लेवल रहने वाला है रीजनिंग और मैथ्स का, वो बिल्कुल बेसिक लेवल रहने वाला है 10th क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस यूकेपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस तरह का पैटर्न यूकेपीएससी फॉलो करता है। तो आज की सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, फिर इसी के बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जितने भी हमारे पास 7-8 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, इसमें हम कम से कम हाफ ऑफ आवर की 7-8 क्लासेस देखेंगे, और उससे हमारे क्या होंगे, 50 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम एक बार जो लेवल बनता है क्वेश्चंस का वो देखेंगे, और इसमें हम सब मिक्सअप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो किस तरह का पूछ रखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें बोल रखा है that if it is possible to make a meaningful word with the second, sixth, ninth and 12th letter of the word habituated। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, habituated को यहाँ पर लिखेंगे HABI देन TUA देन TED, ये habituated है। ठीक है, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखना हमें ये है कि सेकेंड लेटर कौन है, सेकेंड लेटर है हमारा A। ठीक है, देन सिक्स लेटर है हमारा U, देन हमारे पास नाइन्थ लेटर क्या है, हमारे पास ई, और हमारे पास 12th लेटर तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है हमें, है ना। ये 12th की जगह 10th कर दो इसको। ठीक है, ये 12th की जगह क्या है, 10th लेटर। तो 10th लेटर कितना दे रखा है, डी। सो ये आगे हमारे हैबिचुएटेड के सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th लेटर। अब हमें इन लेटर्स को अरेंज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, और अगर वो मीनिंगफुल वर्ड हमें मिल जाता है, ठीक है, इन चार लेटर्स को अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और वो मीनिंगफुल वर्ड अगर फ्रेंड्स हमें मिल जाता है, तो हमें उस मीनिंगफुल वर्ड का जो राइट एंड होगा उससे बताना है कि राइट एंड से सेकंड लेटर कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये चेक करना है कि क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, और अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है उस केस में क्या होगा। देखो, इफ मोर देन वन वर्ड्स कैन बी मेड, गिव एम एज द आंसर। अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं मीनिंगफुल वर्ड, तो हमें आंसर क्या टिक करना है, एम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर कोई वर्ड बन ही नहीं रहा है, तो हमें वाई को आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो AUED, इससे कोई वर्ड बन सकता है, आई थिंक इससे तो हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। चलिए ऐसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बस हमें इतना ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन 50 सही करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए और विद इन टाइम सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि जीएस के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। ठीक है, इन क्वेश्चन को बहुत कम लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, सही सॉल्व करना है एक्यूरेसी के साथ। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से कोडिंग का पूछा जाता है, जैसे इफ आई इज कोडेड एट 625। जो आई है उसका जो कोड है वो कितना है, 625 है। तो बताओ कि जो ईयर है उसका कोड कितना होगा। देखो आई का कोड जो है वो 625 है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, देखो जब भी रीजनिंग या मैथ सॉल्व करने बैठते हो ना, तो एक लेटर पे जो रफ शीट है या रफ पेज है उस पे ABCD लिख दो। और ABCD देखो, या तो आप लिख दो या आपको याद होनी चाहिए कि हर एक लेटर का कोड क्या होता है। जैसे ए का कोड कितना होता है 1, बी का कोड क्या होता है 2, सी का कोड क्या होता है 3। या तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो लिख लेना पहले ही। ठीक है, सो इफ आई इज कोडेड है 625, तो देखो आई के कोड्स देखते हैं। ई का कोड कितना होता है, ई का कोड होता है 5। ठीक है, वाई कितना होता है, सेकेंड लास्ट लेटर है तो 25, ई होता है हमारा 5। तो ई का कोड 5 है, वाई का 25 है, ई का 5 है। तो क्या इन 5, 25 और 5 को किसी तरह से अरेंज करके क्या हमें 625 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कैसे कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करते हैं और 25 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, 625। तो ऐसे ही अगर हमें ईयर का कोड बताना है, ईयर का कोड कितना होगा, तो ई मतलब 5 है, ए का कोड 1 होता है, और आर का कोड कितना होता है, आर इज 18। सो 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा 90। सो 90 विल बी अवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस तरह से कोडिंग के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, हर तरह का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में हर एक तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैथ्स से और रीजनिंग से, तो मैं एक एक टाइप सबके करा रहा हूँ। ठीक है,
तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संडे को अगर हमने कोड लैंग्वेज में DNUAYS लिख रखा है तो मदर को उसी कोड लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं। देखो संडे को हमने किस बेसिस पे, देखो ये है संडे SUNDAY, और संडे को हमने किस बेसिस पे DNU देन AYS, इस बेसिस पे हमने इसको लिखा है। तो मदर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेम लैंग्वेज में MOTHER। देखो हमने क्या किया है, एस जो इधर था वो सबसे उधर चला गया, ठीक है। इस तरह से तो ये नहीं बन पाएगा, है ना, इस तरह से तो नहीं बनेगा, तो कोड लिख लेते हैं इसके। देखो संडे का कोड हम लिख लेते हैं, 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमने इन्हें रैंडम नंबर दी थी 1 2 3 4 5 6। अब देखो अब हमने इन रैंडम नंबर्स को अरेंज करना है। रैंडम नंबर किस तरह अरेंज है, डी पहले है मतलब 4 है, फिर एन है, एन का मतलब 3 आ गया, फिर यू है, यू का मतलब क्या आ गया, यू है हमारा 2, ए मतलब कितना आ गया हमारा 5, वाई मतलब आ गया 6 और एस मतलब आ गया 1। तो हमने 1 2 3 4 5 6 को हमने किस तरह अरेंज किया, 4 3 2 5 6 1 में। तो सिमिलरली मदर के जो लेटर्स हैं उनको भी हम 1 2 3 4 5 6 नाम देंगे और इनको भी हम अरेंज करेंगे कैसे, 4 3 2 5 6 1 में। क्योंकि देखो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि एस को इधर से लिख दिया तो इधर वाई नहीं आ रखा है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पैटर्न। तो फटाफट फटाफट दिमाग चलाना है। देखो सारा खेल है टाइमिंग का, आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो घर में, बट ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम में आपको इन्हें लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो कोड यहाँ पे बन जाएगा 4 4 मतलब H, देन 3 3 मतलब T, देन 2 2 मतलब O, देन 5 आ जाएगा, 5 मतलब E और 6 मतलब R और 1 मतलब M। तो HTOERM, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इस तरह से हमें एक सीरीज दी जाएगी और बीच बीच में गैप होगा, तो बताना है कौन सा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो एक करेक्ट पैटर्न बनेगा, ठीक है, एक पैटर्न ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे बी सी फर्स्ट वाला फिल करता हूँ कि BCDAB, तो क्या पैटर्न फिल हो रहा है, देखते हैं BCDAB, तब क्या कोई पैटर्न बन रहा है, देखो ABC, फिर ACB, फिर ABD, ADA, ये तो सारे अलग अलग बन रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया क्या, गलत। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन को फिल करके, ठीक है। अब हम सेकंड ऑप्शन, ये तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो BDC, देन बी, देन ए, देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है, ABC ADB, ABC ADB, ABC ADB, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग बाकी दोनों को भी फिल करके देख सकते हो, कोई पैटर्न नहीं बना रहे होंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो सही तरीका यही होता है, फटाफट ऑप्शंस को पुट कर दो, ठीक है, और चेक कर लो। और वैसे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा है कि जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो ए ऑप्शन बहुत रेयरली सही होता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होते हैं बी और सी के सही होने के, क्योंकि सबसे पहले बच्चा ए ही ऑप्शन को पुट करता है, ठीक है। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाए। सो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर ए ऑप्शन जो होते हैं इनका आंसर नहीं होता है, बट मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाँ देखो हर एक अलग अलग तरह के मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एक बार आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस ऐसे किए किस तरह जाते हैं। सो सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो हमें एक सेट दिया रहेगा, जैसे 5, 13, 12 दे रखा है, हमें ना इसमें कोई रिलेशन ढूंढना है और फिर हमें चेक करना है कि ये चार ऑप्शन में से वो रिलेशन किस में फिट बैठता है, ठीक है, कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो उसी रिलेशन को फॉलो करता है। सो हमें इन्हीं की तोड़ा मोड़ी करके कुछ ट्रिक बनानी है यहाँ पर, ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं, देखो 5, 13, 12 क्या रिलेशन बन सकता है इनके बीच में, सोचो। 12 प्लस 5 करते हैं 17, उसका रिलेशन 13 के साथ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करके भी ये नंबर कोई सेम नहीं आएगा। देखो एक रिलेशन यहाँ पे बन सकता है, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, ठीक है, बचपन में, तो आपको पता होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये होता है 169, और 169 का अगर हम रूट कर देते हैं तो ये आता है हमारा 13। देखते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो ये जो बड़े बड़े नंबर हैं, इसको देख लेते हैं, बड़े बड़े नंबर को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो शॉर्ट नंबर होते हैं ना दिए हुए, पहले उनको ट्राई करना है, इससे हमारा टाइम बचता है। पहले हम 13 का स्क्वायर करेंगे, 11 का टाइम लगेगा, तो छोटे छोटे जो नंबर हैं बी और सी ऑप्शन, बी और डी ऑप्शन में, उनको ट्राई करते हैं।
11 का स्क्वायर होता है 121, 9 का स्क्वायर होता है 81। चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये 10, ये 2। तो 202 तो किसी का स्क्वायर रूट 9 तो नहीं होता ना, 15 तो नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। एक बार डी को चेक करते हैं, फिर ए और सी पे जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इनका सम कितना आएगा 100, और 100 का अगर रूट कर दिया जाए तो वो 10 होता है, बीच वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही है। हम ए और सी भी कर सकते हैं, देखो इतनी भी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, बट क्योंकि एग्जाम में हमारा एवरी सेकंड काउंट होता है, तो वहां पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे, आपको याद नहीं होगा 169 है तो फिर आप निकालोगे, फिर 17 का स्क्वायर रूट निकालोगे, आप देखोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है, और हमें एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है, तो पहले उन ऑप्शंस को देखना है जो थोड़े ईजी लग रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का आ गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी लगेंगे, बट बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं क्वेश्चन में करके आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, तो गलती यहीं पे हो जाती है। देखो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4130, 4130 रुपीज है, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। ये 4130 रुपये हमें 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ए में, बी में और सी में। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 23:11:25। सो हाउ मैनी रुपीज वुड ए गेट मोर देन बी। तो ए के पास कितने पैसे ज्यादा आएंगे बी से, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ए का जो रेशियो है, लेट्स से जैसे 23:11:25 रेशियो में डिवाइड हो रही है मनी, तो इसके हिस्से जो पैसा आया होगा वो 23x आया होगा, ठीक है। और बी के हिस्से जो पैसा आया होगा वो 11 टाइम्स ऑफ x आया होगा, और 25 के हिस्से जो पैसा आया होगा वो 25x आया होगा। इन सब का हिस्सा मिला के कितना है 4130। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 5 और 1 6 और 3 8, और 2 + 1 3 और 3 + 2 5, so 58x is equals to 4130। so x will be equals to 4130 अपॉन 58। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा अराउंड 60 70 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 70 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, 70 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो x की वैल्यू 70 आ गई। तो देखो अगर हमें a का शेयर निकालना है, तो a का शेयर कितना है 23x, और b का शेयर कितना है 11x। तो हमें यही निकालना है कि 23 - 11x कितना होगा, इनका डिफरेंस ही तो निकालना है कि a को कितना ज़्यादा मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 × 70, ठीक है, 12 7 जा 84 होता है, तो 840। तो इसका मतलब जो ए है उसको 840 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, किससे, डी से। कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो उनका रेशियो, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 बंदे हैं ए बी सी, इनको 10 रुपये जो है वो 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो ए का हिस्सा कितना आएगा 1x, और बी का हिस्सा कितना होगा 2x, और 3 का हिस्सा हो जाएगा 3x। तो इनका सम किसके बराबर आना चाहिए 10 रुपीज़ के बराबर। बिल्कुल हमने वही यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया है। और हमसे पूछा था कि ए को कितना ज़्यादा मिलेगा बी से, तो ए है 23x, बी है 11x, इनका डिफरेंस निकाल लो, 12x ज़्यादा मिलेगा, और x की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 840, ठीक है। सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम डायरेक्शन वाला भी देख लेते हैं, कि राम वॉक्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखते हैं कि राम वॉक्स 12 किलोमीटर, देखो इनको नाम दे देते हैं, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ। तो राम जो है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तो राम जो है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले गए, ठीक है। अब नॉर्थ से उन्होंने 10 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ चले गए, तो 10 किलोमीटर अब वो वेस्ट की तरफ चले गए। अब वो 12 किलोमीटर अगेन साउथ की तरफ आ गए, तो ये है साउथ, तो अगेन वो 12 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गए, ठीक है। सो अब बताना है कि जो राम है वो अपनी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। सो यहाँ अगर ये 10 है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये 12 ये 12, तो ये 10, तो ये भी कितना होगा 10 किलोमीटर। तो राम जो फाइनल डिस्टेंस है राम की अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, वो कितनी है 10 किलोमीटर। सो आवर आंसर इज डी। सो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बच्चे इन्हीं में गलती करके आते हैं एग्जाम में। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, टुडे इज मंडे, ठीक है, आज क्या है सोमवार है, मंडे। आफ्टर 61 डेज इट विल बी, और 61 डेज के बाद क्या आएगा, ठीक है, 61 डेज के बाद क्या आएगा। देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखनी है,
जो डेट आज दे रखी है और जिस दिन का पूछ रहे हैं ये निकाल लो कि उनके बीच में डेज कितने आ रहे हैं। तो आज मंडे है आफ्टर 61 डेज। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना है कि दिन जो होते हैं ना, कितने होते हैं दिन। कोई बोलता है 365 दिन होते हैं, कोई बोलता है 28 दिन होते हैं, कोई बोलता है 31 दिन होते हैं। एक्चुअली में जो दिन होते हैं वो 7 ही होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दिन तो 7 ही होते हैं। और 7वें नंबर पे दिन क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। जैसे आज मंडे है तो आज से 7वें दिन पे क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, तो 7 दिन में रिपीट हो जाएगा डे। तो 61 डेज बाद कितना होगा, तो इसको क्या करना है, 61 को डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। ठीक है, 7 8 जा 56 और बचेगा कितना यहाँ पर 56 और ये 5 बचेगा। तो 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 50 आज मंडे है तो आज से 56 दिन बाद तो दोबारा मंडे आएगा। तो 61वें दिन क्या होगा, तो ऐड कर लो उसमें 5 दिन। समझ रहे हो कैसे करना है, कि जैसे आज मंडे है तो आज से 7 के टेबल पढ़ना शुरू करो। तो आज से 14 दिन बाद भी मंडे होगा, आज से 21 दिन बाद भी मंडे आएगा, फिर 28 दिन बाद मंडे आएगा, फिर 35 दिन बाद मंडे आएगा। ठीक है, फिर 42 दिन बाद मंडे आएगा, फिर 49 डेज बाद मंडे आएगा, फिर 56 डेज बाद मंडे आएगा। तो 61वें डे वाले दिन कौन सा डे होगा, तो 56 से 61 पे जाने के लिए 5 ऐड करते हैं। तो मंडे में 5 ऐड कर दो, तो मंडे में 1 ऐड करोगे। ठीक है, तो ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे में अगेन 1 ऐड करो। वेनसडे आएगा, वेनसडे में 1 ऐड करो। थर्सडे आएगा, थर्सडे में 1 ऐड करो। फ्राइडे आएगा और एक और ऐड कर दो, तो सैटरडे आएगा। सो जो 61st डे होगा वो हमारा सैटरडे होगा। इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी का है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक बैग है जिसमें 6 वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। तो 6 तो हमारे पास वाइट बॉल है, 6 वाइट बॉल है, और उस बैग में 4 जो है वो ब्लैक बॉल है। अब हमें 2 बॉल्स निकालनी है उस बैग से रेंडमली। ठीक है, और देख के नहीं निकालनी है। ठीक है, आंख बंद करके बैग में हाथ डालना है और 2 बॉल्स निकालनी है। तो हमसे पूछा क्या गया है, बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो ये निकालो कि ये सेम कलर की होंगी। देखो मैं थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज देखो जब आपको तेज पढ़ने की आदत रहेगी ना तभी आपको तेज सॉल्व करने की भी आदत रहेगी। अगर आप धीरे 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 पढ़ने की आदत रखोगे तो सॉल्व भी आप फिर उसी स्पीड में करोगे। ठीक है, तो स्पीड को अडॉप्ट करना सीखना चाहिए हमेशा, क्योंकि देखो क्वेश्चन आना ही सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन सही टाइम पे आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही समय पे उसको सॉल्व करना, कम टाइम में। सो ध्यान रखना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दे आर ऑफ सेम कलर। तो 6 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। हमने यहाँ से क्या किया, 2 बॉल्स निकाली, 2 बॉल्स यहाँ से निकाल लिए। तो बताना है कि वो सेम कलर की होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो बॉल सेम कलर की होंगी। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, और जब हमें सिलेक्शन करना होता है ना तो वहां पर यूज होती है कॉम्बिनेशन। क्या यूज होती है, कॉम्बिनेशन। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी 11th में तो आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में सुना होगा। और जहां पर अरेंजमेंट करना होता है कि वर्ड्स को, लेटर्स को अरेंज करो, वहां पर यूज होती है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, उनमें से हमें आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो हमारी कॉम्बिनेशन कहलाती है NCR, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर हमें परम्यूटेशन निकालनी है n ऑब्जेक्ट्स की, n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स की हमें परम्यूटेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पर हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन करना है, बॉल सेलेक्ट ही तो करनी है ना, अरेंज थोड़ा ना करनी है। तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो देखो या तो 6 बॉल में से ही, 6 वाइट में से ही हमको 2 उठानी है। जब यहाँ पर और आ जाता है तो और में होता है प्लस या एंड आता। देखो इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं या। और अगर इंग्लिश वाले एंड की बात करूं तो हिंदी में उसको बोलते हैं और। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाला और मतलब या, और या फिर या, और एंड का मतलब होता है हिंदी में और, इस तरह से। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या तो दोनों वाइट हो या फिर दोनों ही ब्लैक हो। तो दोनों वाइट होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 में से ही हमें 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, बाकी 4 पे ध्यान नहीं देना है ना। या फिर हमें 4 में से ही 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो जब या आता है तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है, तो 6C2 प्लस 4C2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, आर यहाँ पर 2 है।
देन प्लस 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आता है, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये तो हो जाएगा 15। और ये लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 6, तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अपॉन में यहाँ पर टोटल भी लिखेंगे। टोटल कितनी बॉल्स है हमारे पास, 6 प्लस 4 कितनी है 10, और 10 में से हमें 2 सेलेक्ट करनी है, तो अपॉन में 10c2 भी आएगा। और 10c2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 10c2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 45 आता है। कितना आता है 45 आता है। 10c2 सॉल्व करने का जो एक सिंपल तरीका है 10c2 कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल एंड देन 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से तो हमारा 45 आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना उन बच्चों को बहुत टफ लगने वाला है जो कॉमर्स साइड के हैं, क्योंकि उन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शायद ना पढ़ी हो, है ना, 11th क्लास में। जिन लोगों ने पढ़ी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन सिर्फ परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का नहीं है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिक्स है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएगा ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे 50 में से गलत करके आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन अगर ये सच में टफ लगा है आपको तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन निकालना और उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर ऐसे क्वेश्चन में फिर भी डाउट आएगी तो मैं एक अलग से एक सेशन लूंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो आप कमेंट में बताओगे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनकी एक कलेक्शन कराऊंगा क्वेश्चंस का, ताकि आपके 50 क्वेश्चन में कोई गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36 एंड 66 इज। देखो इनमें से वो नंबर ढूंढना है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो 21 से भी डिविजिबल हो, 36 से भी डिविजिबल हो और 66 से भी डिविजिबल हो। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन में बच्चे काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को जिनको मेथड पता है उनके लिए तो ये बहुत ईजी है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नंबर ऐसा नंबर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो 21 से भी डिवाइड हो रहा हो, 36 से भी हो रहा हो और 66 से भी हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 21 से डिवाइड हो रहा है, 36 से डिवाइड हो रहा है, 66 से डिवाइड हो रहा है, तो वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है। अब इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनका अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 21, 36 और 66 एलसीएम फटाफट निकाल लेते हैं। ये 21, ये 18, ये 33, सो ये 21, ये 9, ये 33 और ये 3 7 जा 3 3 जा 3 11 जा, तो 7 3 11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 4 जा 12 12 3 जा 36 36 इंटू 11 371 इंटू 7, ये 2772 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ रहा है 2772। इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये आएगा हमारे पास। देखो अगर हमें कोई ऐसा नंबर बताना है जो 21 से भी डिविजिबल हो, 36 से भी हो, 66 से भी हो, तो वो 2772 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और अगर वो नंबर हमारा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखो 2 2 हैं, यहाँ पर एक 3 ये है और एक 3 ये है, तो यहाँ पर एक 7 से हमें और मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पर 11 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसे भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो हमें क्या करना है, ये देखना है, पेयर बनाने हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है जिससे वो डिवाइड हो रहा है। एलसीएम निकालने के बाद उनके फैक्टर्स इस तरह से लिख देने हैं, ठीक है, और फैक्टर्स लिखने के बाद हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ पर 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, 7 और 11 अकेले हैं, तो हमें जो जो अकेला है उसका पेयर बना देना है। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी और 11 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब जो हमारा टोटल मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा ना, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ये 2772 तो था ही पहले से, और इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो और फिर 11 की मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है 213444। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कम कम समय में आपको शॉर्टकट मेथड बता दूँ, ठीक है, जिससे आपके सबका स्कोर अच्छा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो 3 अनबाइज्ड कॉइन्स है। सबसे पहले बात बताता हूँ बाइज्ड और अनबाइज्ड कॉइन्स क्या होते हैं। देखो जैसे हम नॉर्मल कॉइन यूज करते हैं
वो अनबायस्ड कॉइन्स होता है कि हेड आने की संभावना भी उतनी होती है जितनी टेल आने की संभावना है। बट जो बायस्ड कॉइन होता है उसमें एक के आने की संभावना ज़्यादा होती है 50% से, ठीक है। जैसे वो शोले में था ना, जे वीरू वाला, कि एक दोनों तरफ एक ही, तो एक के आने की संभावना तो 0 है, तो वो बायस्ड कॉइन होते हैं, ठीक है। सो अनबायस्ड कॉइन है 3 जिनको हमने टॉस किया। तो बताओ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए, इसकी संभावना क्या है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, डाई रोल कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो लिख दो, ठीक है। तो हम अपना सैंपल स्पेस लिख देते हैं। टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, जो जितने कॉइन्स हैं उसकी 2 की पावर में वो चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे 8। तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका होता है सिंपल, एच 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 और टी 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 टी, फिर 2h 2t, फिर 2h, फिर 2t, फिर 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t। ये आ गया सैंपल स्पेस। टोटल कितने सैंपल स्पेस हमारा बन रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, टोटल सैंपल स्पेस हमारे बन रहे हैं 8। अब ये देखो कि वो कितने सैंपल स्पेस ऐसे हैं, ठीक है, कितने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही हेड आ रहे हैं, 3 हेड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 3 हेड नहीं आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड आ सकते हैं, उनकी संभावना निकालनी है। देखो 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, या ऐसा हो कि 1 भी ना आए, बट 2 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो एक तो ये गलत हो जाएगा। ये 2 हेड है, 2 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, और यहाँ पर है ही नहीं। तो बाकी सब में 2 से 2 है या 2 से कम है, तो बाकी सारे हो जाएंगे 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8, ठीक है। क्योंकि एक ही केस में ऐसा हो रहा है कि 2 से ज़्यादा हेड आ रहे हैं, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। बाकी 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपली हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना सिंपली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, ये फेवरेट टॉपिक होते हैं यूपीपीसीएस के। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर डालते हैं एक दो। सो फटाफट जरा एक बार हम देख लेते हैं कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 ईयर्स। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, कोई पैसे कितने एक अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, उस अमाउंट पे हमने उस अमाउंट को जमा कर दिया, ठीक है। अब वो अमाउंट 3 साल में हमारी 815 रुपये हो गई, और 4 साल में वो 854 रुपये हो गई। सीधी सी बात है भाई, अगर हम कुछ अमाउंट अगर कहीं जमा करते हैं पैसे बैंक में या कहीं पर भी, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, है ना। कहीं पे कंपाउंड लगता है, कहीं पे सिंपल लगता है। तो कहीं पे अगर सिंपल लग रहा है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद 3 साल बाद वो 815 रुपये हो गए, और 4 साल बाद वो वही 815 854 रुपये हो गए। तो बताना है कि इनिशियली हमने कितना पैसा जमा किया, जो समय वो कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना शुरू कर देंगे कि एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ से कुछ ढूंढेंगे वो कैलकुलेट करना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें इससे क्या मतलब कि हमें कितनी मैथ्स आती है, हमें तो अपना सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। सिलेक्शन से मतलब है, क्योंकि एग्जाम में कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है नंबर। आपने सही गोला टिक किया है नहीं किया है, चाहे आपको कितनी भी मैथ्स आती हो, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो यही ट्रीट किया जाएगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। सो हम ये मान लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, 1 साल में वो कितना लग रहा होगा। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल का, तो निकालने का तरीका पी इंटू आर इंटू टी, बट हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं सिंपल फॉर्मूला को। हम लॉजिक लगा रहे हैं कि 3 साल में 815 रुपये हो गए वो, और 4 साल में 854 हो गए। तो 3 से 4 साल के बीच में एक ही साल तो आता है, तो एक ही साल में वो 815 से 854 हो गए। मतलब जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 854 में से 815 रुपये माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 39 रुपीज़। तो 39 रुपीज़ जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, राइट। तो अगर हर साल 39 रुपीज़ इंटरेस्ट लग रहा है, तो अब ये देख लो 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है। 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा, 3 साल में इंटरेस्ट लगा होगा हमारा 117 रुपये, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 साल में अगर वो अमाउंट 815 है, तो उसमें से 117 तो हमारा इंटरेस्ट ही है। तो टोटल अमाउंट में से 117 रुपये माइनस कर दो जो 3 साल का इंटरेस्ट है, तो कितना आएगा आंसर, 698। तो 698 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। ये क्या हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई प्रिंसिपल
अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, देखो कि फाइंड द ऑड वन आउट। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट होता है एग्जाम वालों का, कि एक सीरीज दे दी जाएगी और देखो कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, तो ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा और पूछेंगे क्या इसमें करेक्ट नंबर फिल हो सकता है। और एक ऐसा रहता है कि ऑड वन आउट बताना होता है कि इनमें से एक नंबर गलत लिखा हुआ है जो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा। 3, 5, 11, 13, 14, 21, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 5, 11, 13, 14, 21। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो देखने कैसे सॉल्व करना है। देखो तीन चार ही वे होते हैं। एक तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। एक तो क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। एक देखना है कि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे हैं किसी नंबर से, कि हर सीरीज में एक नंबर 1.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 2.5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवीजन तो नहीं लग रहा है। थर्ड हमें देखना है क्या ये स्क्वायर रूट तो नहीं है या क्यूब रूट तो नहीं है या उनके आसपास तो नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कुछ नंबर हम प्लस माइनस करके सीरीज बनाते हैं, तो इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। और फोर्थ हमें देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट, ओड इवन तो नहीं है, क्या है इस तरह से। देखो डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ 2 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 7 का है, तो ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है डिफरेंस का। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला सीन भी नहीं लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन का भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे बहुत कम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा देखो कहीं और कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सारे नंबर ही हमारे पास ओड है, 3, 5, 11, 13, 21, 14 ही एक हमारे पास इवन नंबर है, तो हमारा ऑप्शन यही होना चाहिए, 14 इज अवर करेक्ट आंसर। सो आई होप हाफ आवर में जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूकेपीएससी के फेवरेट होते हैं, हमने वो कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, सीरीज वाला, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस हमने कोशिश की है सॉल्व करने की। अब देखो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपके साथ मेहनत की जाए और आपके जो 50 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे सिक्योर किए जाएँ, ठीक है, जिससे कि आपको जीएस में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। अगर आपके 50 में से अबव 45 या अराउंड 45 के अराउंड भी आते हैं जनरल एबिलिटी में, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है जीएस सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतना टाइम नहीं है कि हम टॉपिक वाइज चैप्टर्स को कवर करना शुरू करें, बट अगर हम इस तरह भी, अगर हम आखिरी 6-7 दिन में अगर हम इस तरह से एक एक सीरीज पढ़ते रहते हैं जिसमें हम डेली 15 से 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो हम डेली 15 तरह के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो अगर हम 10 सीरीज भी ऐसी कर लेते हैं तो हम 150 कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हैं पेपर देने। तो उन 150 में से आपके 50 में से 30 से 35 40 क्वेश्चन तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही आने हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो इन कॉन्सेप्ट से अलग बनेंगे, थोड़ा नए क्वेश्चन डलेंगे, वो आप कर लोगे इतना सीखने के बाद। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मैं उतनी ही कोशिश करूँगा कि उतने ही ज़्यादा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।